गुड मॉर्निंग एवरीवन। गवर्नमेंट कोई भी इनकम टैक्स या जीएसटी में जो नया कोई भी प्रोविज़न लेके आती है तो उसके कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशंस होते हैं। ऐसा ही एक नया प्रोविज़न आया है इनकम टैक्स में सेक्शन 194 टी टीडीएस ऑन पार्टनर्स पेमेंट एंड उसके बारे में डिस्कस करूंगा और उसके क्या प्रैक्टिकल्स इश्यूज है। सो प्रोविज़न क्या बोलता है? एनी पर्सन being a firm responsible for paying any sum in the nature of salary, remuneration, commission, bonus, interest to a partner of the firm shall, at the time of credit of such sum to the account of the partner, including the capital account, or at the time of payment thereof, whichever is earlier, shall deduct tax at the rate of 10%. सो इसकी मीनिंग समझते हैं, इस जो प्रोविज़न है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। सो इस प्रोविज़न में पहले तो क्या बोला गया है कि टीडीएस करना है। किसको करना है? पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म को टीडीएस करना है अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कोई पेमेंट कर रहा है, पेमेंट इन द नेचर ऑफ सैलरी, पेमेंट इन द नेचर ऑफ रेम्यूनरेशन, पेमेंट इन द नेचर ऑफ कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इस सेक्शन के अंदर कवरेज है रेम्यूनरेशन, जिसको हम सैलरी भी बोलते हैं, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट। सो ऐसा कोई भी पेमेंट अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को करता है तो फर्म को टीडीएस डिडक्ट करना है। और कुछ ऐसी पेमेंट्स है जो इस प्रोविज़न में नहीं आती, जैसे विड्रॉवल ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर, क्योंकि ये विड्रॉवल है, ये रेम्यूनरेशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, कमीशन नहीं है, सो इसके ऊपर टीडीएस नहीं आएगा। ऑल्सो शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो पार्टनर को फर्म में से प्रॉफिट में से जो शेयर मिलता है उसके ऊपर भी टीडीएस नहीं आएगा। इसका रीज़न है कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट पार्टनर्स के हैंड्स पे टैक्सेबल नहीं है, उसके ऊपर टैक्स नहीं है, वो एग्जाम्प्ट है, इसके लिए इसके ऊपर टीडीएस भी नहीं लगता है। देन हु इज लायबल टू डिडक्ट? द ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टीडीएस लाइज विद द फर्म मेकिंग द पेमेंट। पार्टनर को पेमेंट मिलता है और टीडीएस की लायबिलिटी जो होती है वो फर्म को डिडक्ट करने की होती है। नाउ द मोस्ट important point, time of deduction. TDS is to be deducted at the time of credit or payment whichever is earlier. इसका मतलब क्या हुआ? अगर पार्टनर का रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट ड्यू नहीं भी हुआ है और अगर पार्टनर को पेमेंट मिलता है, फर्म उसको पेमेंट करती है, तो फर्म को टीडीएस काटना पड़ेगा। इसके रिवर्स, अगर ड्यू हो गया है रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट और उसका क्रेडिट पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में दिया जाता है पर पेमेंट नहीं किया, तो भी टीडीएस करने की जिम्मेदारी फर्म की बनती है। इसका मतलब पार्टनर के अकाउंट में रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट अगर खाली क्रेडिट भी किया गया तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा, भले ही पेमेंट पार्टनर को नहीं किया हो। और अगर पेमेंट पहले कर दिया और रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट जो है वो ड्यू नहीं हुआ तो भी टीडीएस करना पड़ेगा। इसका मतलब विच एवर इज अर्लियर, जो इवेंट पहले होता है उसके हिसाब से टीडीएस करना कंपल्सरी है। देन है थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट में कितना? नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड इफ द एग्रीगेट अमाउंट पेएबल टू अ पार्टनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 20,000। एक सिंगल पार्टनर को जो टोटल एग्रीगेट पेमेंट फॉर्म कर रहा है, अगर वो ईयरली 20,000 से नीचे है तो फर्म को टीडीएस करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस 20,000 में क्या क्या आ गया? 20,000 में एग्रीगेट ऑफ रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस, एवरीथिंग जिसके ऊपर भी टीडीएस लगता है, उन सबका टोटल ईयरली अगर 20,000 से ऊपर जाएगा तो ही टीडीएस करना है। 20,000 तक टीडीएस करने की जिम्मेदारी फर्म की नहीं बनती। इसका मतलब ये है कि 20,000 का एग्जाम्पशन दिया हुआ है, पर इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ही 20,000 से ऊपर जा रहा है, मतलब अगर पार्टनर को पेमेंट जो मिल रहा है, मान लीजिए वो 60,000 है, तो क्या टीडीएस खाली 40,000 पे करना है? मतलब 20,000 तक बेनिफिट है, नो टीडीएस है, और खाली 40,000 पे करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। 20,000 के ऊपर अगर
पेमेंट जाता है तो फुल अमाउंट पे, एंटायर अमाउंट पे टीडीएस करना कंपल्सरी है। और टीडीएस जो करना है वो कौन से रेट पे करना है, वो 10% पे डिडक्ट करना है। द एप्लीकेबल टीडीएस रेट इज 10% ऑन पेमेंट्स कवर्ड। इफ द पार्टनर्स डज नॉट फर्निश पैन, हायर टीडीएस में बी एप्लीकेबल। जैसे अगर पार्टनर के पास पैन नंबर नहीं है तो फर्म 10 की जगह पे 20% टीडीएस डिडक्ट करेगी। अब जैसे मैंने पहले बताया, टाइम ऑफ डिडक्शन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। ये बहुत सारे आगे चल के डिस्प्यूट्स पैदा कर सकता है। रीज़न, जो पार्टनर को इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन जो दिया जाता है वो गवर्न करता है सेक्शन 40 बी में। अब उस सेक्शन के अंदर रेम्यूनरेशन कितना फर्म को एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, जो पार्टनर की इनकम गिनी जाएगी, वो डिपेंड करता है बुक प्रॉफिट पे। और बुक प्रॉफिट जो है वो ईयर एंड में जब अकाउंट्स क्लोज होते हैं उसके बाद डिटरमाइन किया जाता है। टीडीएस का प्रोविजन ऐसा बोल रहा है कि जब जब आप पार्टनर को पेमेंट करो तब आपको टीडीएस काटना है। वहीं रेम्यूनरेशन का जो कैलकुलेशन वाला प्रोविजन है वो ऐसा कहता है कि आपको रेम्यूनरेशन उतना ही एक्सपेंस में डिडक्शन मिलेगा जो उस प्रोविजंस के दायरे में कैलकुलेशन किया जाए। अब इसका एक एग्जांपल से मतलब समझते हैं। मान लो एक पार्टनर है, पार्टनर ए, जो एवरी मंथ 1 लाख रुपीस विड्रॉ करता है। और मान लीजिए वो विड्रॉल जो है वो रेम्यूनरेशन है। अब एवरी मंथ अगर 1 लाख रुपया विड्रॉ करता है पार्टनर, तो फर्म की लाइबिलिटी बन जाती है टीडीएस की ऑन 1 लाख रुपीज। सो एवरी 1 लाख, सो ईयरली जो टोटल होगा वो होगा 12 लाख रुपीज। अब 12 लाख रुपए पे फर्म ने टीडीएस कर दिया, और वो टीडीएस जो है पार्टनर के फॉर्म 26 एएस और एआईएस में रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। इसका मतलब है पार्टनर की इनकम उस फॉर्म 26 एएस और एआईएस के मुताबिक 12 लाख होती है। पर जब फर्म अपने बुक्स क्लोज करती है ईयर एंड में, तो बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन के हिसाब से पार्टनर ए का जो रेम्यूनरेशन बनता है वो मान लीजिए वो 8 लाख रुपए बनता है। सो फर्म को डिडक्शन मिलेगा 8 लाख रुपए, और पार्टनर की इनकम जो होगी वो 8 लाख रुपए होगी। जबकि ऑलरेडी फॉर्म 26 एएस और एआईएस में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है 12 लाख रुपीज। सो यहाँ पे या तो फर्म को जो अपने टीडीएस के रिटर्न से वो रिवाइज करने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, पार्टनर जब अपना इनकम 8 लाख रुपए अपने पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करेगा तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा कि तेरी इनकम तो 12 लाख रुपए है, 26 एएस और एआईस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और पार्टनर को बोलेंगे कि तू तो अपनी इनकम जो है वो 8 लाख रुपए डिक्लेयर कर रहा है। सो ये जो टाइम ऑफ डिडक्शन है कि एवरी पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है, वो प्रोविजन की वजह से ये से डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, क्योंकि टीडीएस के प्रोविजंस जो है वो अलग है और रेम्यूनरेशन कैलकुलेशन के प्रोविजंस है जो वो अलग है। दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो ये जो है एक डिस्प्यूट जो है वो आगे चल के ट्रिब्यूनल्स में, कोर्ट्स में जाएगा। सो हमारे हिसाब से सीबीडीटी को जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहिए ताकि ये डिस्प्यूट्स जो हो आगे नहीं हो। अब बात आती है कि ऐसे डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना है। हमारा ये ओपिनियन है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप इसको फॉलो कीजिए। आप अपने टैक्स कंसल्टेंट, आप अपने चार्टर्ड अकाउंट के साथ इसके बारे में डिस्कस कीजिए कि आपको किस तरह से वो, जो इस तरह से आपको वो गाइड करें, आपको उस तरह से करना है। पर हमारा ओपिनियन ये बनता है कि जब जब पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, उस विड्रॉवल को सिर्फ कैपिटल विड्रॉवल माना जाए ताकि उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगे। जैसे मैंने ऊपर बताया, दो ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे एक विड्रॉवल जो पार्टनर करता है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कैपिटल से, वो कवर नहीं होता टीडीएस में। दूसरा, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो एग्जाम्ड होता है वो कवर नहीं होता। इसलिए जब जब पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करता है उसको प्योरली कैपिटल विड्रॉवल माना जाए, उसको रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट नहीं माना जाए और उसके ऊपर टीडीएस नहीं किया जाए, ताकि जो डिस्प्यूट्स है, जो ईयर एंड के बाद जो डिस्प्यूट्स है उसको हम अवॉइड कर सकें। ऐसे केस में जो भी विड्रॉल्स है उसको विड्रॉल माना जाए, प्योर कैपिटल विड्रॉल माना जाए और उसके ऊपर टीडीएस नहीं किया जाए। और टीडीएस जो है वो आफ्टर फाइनलाइजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाए ईयर एंड में, उसके बाद जो एक्चुअल रेम्यूनरेशन बनता है उसके ऊपर टीडीएस किया जाए। अब इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बाहर आके निकलती है, वो ये है
कि क्योंकि टीडीएस रेम्यूनरेशन जो है वो बुक प्रॉफिट पे के बेस पे किया जाता है और उसके ऊपर हमको टीडीएस करना है। तो सारी पार्टनरशिप फर्म्स को ये मेरी सलाह है कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो मिड अप्रैल में फाइनल कर दे, ताकि जो मार्च का जो टीडीएस उनको अप्रैल 30 अप्रैल तक करना है, तो वो टाइम पे अपना टीडीएस का कंप्लायंस कर पाए और इंटरेस्ट ऑन द पेनल्टी से बच पाए। सो मेरे हिसाब से मैंने जो नया प्रोविज़न आया है टीडीएस, वो मैंने सारा कवर कर लिया है, क्या-क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सो अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपको हेल्प करने में। थैंक यू।